नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिषेक 24 अपने YouTube चैनल पर लेके आया हूं आपके लिए शब्द विचार भाग 2। इससे पहले वाले वीडियो में हिंदी की व्याकरण के अंतर्गत अपने शब्द विचार पढ़ा था। उस शब्द विचार में मैंने आपको कुछ बताए थे, शब्द के कितने प्रकार हैं। फिर उसके बाद में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे कुछ शब्द आपने पढ़े थे, जिसमें जो मेरी पास जानकारी थी किस प्रकार से तत्सम तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं, उनकी परिभाषा ऐसी वैसी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत दिखाया। आज के इस वीडियो में दूसरे भाग को लेके आया हूँ, शब्द विचार भाग 2। इसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे विकारी और अविकारी। सबसे पहले बात आती है विकारी और अविकारी आते कहाँ से हैं, किस क्षेत्र में किस भाग से आए। तो अपन हिंदी व्याकरण के आधार पर शब्द विचार के अंतर्गत बात कर रहे हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के आधार पर शब्दों के दो भाग में बांटते हैं, जिनको विकारी और अविकारी कहते हैं। ठीक है, दो भाग किए इसके व्याकरण के आधार पर। अब मैं आपको चलता हूं, विकारी है क्या है और अविकारी है क्या है। इसका सीधा साधा अर्थ मैंने आपको समझने के लिए दे दिया है। विकारी मतलब परिवर्तन और अविकारी मतलब अपरिवर्तन। परिवर्तन और अपरिवर्तन से आप जानते हैं, परिवर्तन यानी किसी में बदलाव, अपरिवर्तन मतलब एज इट इज जैसा है वैसा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो व्याकरण को ध्यान में रखना, व्याकरण के आधार पर शब्द विचार में दो भाग किए गए, जिसमें विकारी और अविकारी को रखे गए। फिर अविकारी का मतलब अपरिवर्तन होता है और विकारी का मतलब परिवर्तन होता है। ये सीधा सीधा शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझ जाएं। अपने ज्यादा गहराई में नहीं जाना, अपने को शब्दों को समझना है, उसके अर्थ को समझना है। फिर अपन बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा में विकारी शब्द की परिभाषा को लेके चलो मैं, तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि वे शब्द, जो जो शब्द अपन आएंगे हिंदी में उनके बारे में दे रहे हैं। वे शब्द जिनमें लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन दो होते हैं, एक वचन बहुवचन, कारक अब जानते ही हैं कितने होते हैं, 7, काल 3 और पुरुष भी 2 ही होते हैं। ठीक, के वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल पुरुष के अनुसार या वाच्य के आधार पर परिवर्तन होता हो। या तो अपन ऐसे समझ जाएं वाच्य के आधार पर परिवर्तन होता हो, या फिर आप सीधा समझें वे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष पाल एवं आदि के अनुसार परिवर्तन होता हो, वे अविकारी वे विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। मैं ये डैश डैश का मतलब ये इसलिए छोड़ रखा है कि ज्यादा मैं लिखूं नहीं, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। मेरा काम तो समझाना है, मैं आपको समझाऊं, आप मेरी बात को समझ जाओ, उसमें मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। कि विकारी शब्द मतलब जिन शब्दों में आधार पर लिंग वचन कारक काल पुरुष के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वो हमारे लिए विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इन विकारी को अपन आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, क्या क्या है, लेकिन छोटी छोटी बात अभी यहाँ क्लियर कर लो आप। दूसरे शब्द आता है अविकारी शब्द, पहले ही बता दिया, इसका जस्ट अपोजिट कर लो। इसकी मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, अगर परिभाषा आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल पुरुष वाच्य के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसलिए मैंने शॉर्टकट में छोटी आपके समझने के लिए पहली परिभाषा याद है, दूसरी अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हो, शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहे, वो हमारे लिए अविकारी होते हैं। एक बात और, वो सदैव एक ही रूप में रहता है, वही रूप में रहता है, सदैव वही रूप में रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका एक दूसरा नाम और है अव्यय नाम। अव्यय को आप सीधा समझ सकते हैं अ धन व्यय। व्यय का मतलब आप जानते हो खर्च, और उपसर्ग लगने से जो खर्च नहीं होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनमें खर्चा नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे कैसे रहते हैं हमारे पास, वे अव्यय कहलाते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम है अविकारी शब्द। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब मैं आज का टॉपिक में आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, वो है शब्द विचार के अंतर्गत विकारी शब्द। इन विकारी शब्दों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। इनके 4 प्रकार रखे गए हैं, 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहला भाग है संज्ञा। विकारी शब्द ध्यान रखना, विकारी शब्द का मतलब होता है परिवर्तन होना, परिवर्तन होता हो। दूसरा इसका है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। ये 4 भाग विकारी के हैं।
पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अपन कक्षा 3 से लगाकर, और जो गवर्नमेंट में पढ़े हैं बहुत वयोवृद्ध हैं वो क्लास 5 से 5th से इन शब्दों को पढ़ा है। अपन सोचते हैं संज्ञा क्या है, इजी है, सर्वनाम क्या है, इजी है, विशेषण, क्रिया, ये सब तो ऐसे ही हमने पढ़ रखा है, हमको आता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संज्ञा में अपने को रोक देती है, अपने को समझ में नहीं आता है कि संज्ञा में ये शब्द आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कौन सी संज्ञा और किस संज्ञा पर प्रयुक्त होता है, ये अपन नहीं समझ पाते हैं। तो इस 3 चीजों को मैं यहाँ पर स्टॉप देता हूँ और आज वापिस विकारी में मैं संज्ञा प्रथम को स्टार्ट करता हूँ। पहला भाग शब्द विचार, विकारी अविकारी, अविकारी कहाँ से, व्याकरण के, फिर विकारी अविकारी की परिभाषा, कौन परिवर्तन कौन नहीं परिवर्तन, विकारी में से फिर 4 भाग, तो 4 कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और उनमें से पहला भाग आ रहा है अपन संज्ञा पर। अब संज्ञा है क्या है, तो संज्ञा को छोटे छोटे रूप पर अपन समझे। है क्या है संज्ञा? संज्ञा का मतलब आप कुछ परिभाषा याद मत करो, नाम, और ज्यादा याद करो तो जानने का माध्यम। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम या फिर जानने का माध्यम। अगर किसी भी शब्द का अपन अर्थ समझ जाएं तो हमारे लिए उसकी परिभाषा बनाना, उसके लिए आगे से आगे बढ़ना हमारे लिए आसानी रहती है। आप ध्यान दें, नाम और जानने का माध्यम। फिर इसको अपन तोड़ते हैं, संज्ञा को अपन ने तोड़ दिया। सम धन ज्ञा, सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, और ज्ञा का मतलब होता है जानना। किसी भी शब्द को, हम तो शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द के बारे में जानेंगे अच्छी तरह, तो किसी भी शब्द को अच्छी तरह से जानना क्या कहलाता है? संज्ञा। किसी भी शब्द को अच्छी तरह से जानना ही संज्ञा कहलाता है, या फिर किसी के नाम को अच्छी तरह से जानना संज्ञा कहलाता है, या किसी भी जानकारी का माध्यम या जानने के माध्यम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हर प्रकार से अलग अलग बन सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट में नाम रखो कि जिस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, विस्तार से परिभाषा में लिखी तो अपन समझेंगे। फिर संज्ञा की परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको प्रकार की ओर लेके चलता हूँ। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, 3 भाग है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं ताकि अपन उलझे नहीं, आगे जाके इसमें कंफ्यूज नहीं होगी यार इसका मतलब ये क्या होता है। तो संज्ञा 3 प्रकार की बताइए। पहली बताइए व्यक्ति, दूसरी जाति और तीसरी भाव। पहली प्रकार की संज्ञा है व्यक्तिवाचक, इसके भी भाग कर रखे होंगे, जातिवाचक और भाववाचक। पूर्व में पहले कुछ विद्वान 5 प्रकार बताते थे संज्ञा के। तो 5 प्रकार कैसे बनते थे? एक समूह को और द्रव्य को, यानी समूहवाचक और द्रव्यवाचक को अलग कर रखा था। और अभी हाल ही में जो वर्तमान में जो हिंदी व्याकरण की जो पुस्तकें चलती है और बड़े बड़े विद्वान हैं, इन दोनों ने द्रव्य और समूहवाचक को जाति में ही इंक्लूड सम्मिलित कर लिया है। इसलिए मुख्य रूप से संज्ञा अगर पूछी जाए कितने भागों की है? 3 ही भागों की। बहुत सारी किताबों में, छोटी किताबों में ऐसा आएगा कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्ति, दूसरी समूह, तीसरी जाति, चौथी द्रव्य और 5वीं भाववाचक। लेकिन ऐसा नहीं है। अब ध्यान रखें, ये 2 संज्ञा है जरूर, लेकिन इनको गिना नहीं जाता। इनका आकलन, इनकी गिनती जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत की जाती है। तो आपने आज तक यहाँ पढ़ा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंतर्गत कहाँ पर, कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा का क्या मोल है, क्या है ये सब, इस तरीके के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। तो आगे अपन देखें, इससे पहले अपन को ये बात ध्यान में रखना है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। तो संज्ञा का मतलब ये है कि संज्ञा नाम के आधार पर संज्ञा को जानी जाती है। सारे भागों को देखा, फिर वापिस अपन आ गए। संज्ञा की ओर। पहला भाग विकारी के अंतर्गत, शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, नाम जानना, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। परिभाषा को देखें तो परिभाषा के अंतर्गत देखें अपन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति, भाव आदि के भाव को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। शुरू से याद करते हुए आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं, ऐसा अपन पढ़ते हुए आए। ये 3 प्रकार की बताइए संज्ञा, 3 प्रकार की बताइए। पहली व्यक्तिवाचक, मैं पहले बता चुका हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक है संज्ञा, लेकिन इसकी परिभाषा क्या रहेगी? किसी व्यक्ति, अब देखो
हर परिभाषा में संज्ञा की एक परिभाषा याद करने के बाद अपने को किसी की परिभाषा याद नहीं करनी है। कैसे कि किसी व्यक्ति विशेष आ गया, किसी प्राणी विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष या फिर जाति विशेष का ज्ञान हो, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण देखते, देखो विशेष विशेष शब्दों का अपन ने प्रयोग लगा, खास विशेष लोग, व्यक्तिवाचक में जो खास व्यक्ति, व्यक्तिवाचक पूरी जानकारी आती है, लेकिन उसके अंतर्गत अपन व्यक्ति को देखते हैं तो विशेष बताया। पूरे सारे समुदायों में जो व्यक्ति विशेष है उसके बारे में ध्यान देते हैं, उन विशेष जाति का विशेष ज्ञान करवाने वाले को अपन व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। पहला ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं टॉपिक वाइज मैंने। प्राणी के अंतर्गत राम, सीता, कृष्ण, रहीम, राधा आदि आती है। फिर उसके बाद में अपन व्यक्ति के अंतर्गत, प्राणी के अंतर्गत चेतक, एरावत, गोरा, बादल, ऐसे बहुत सारे चीज के अंतर्गत अपने आते हैं। इसके अंतर्गत ये अपने देखा ये। फिर ये आ गया राम, रहीम, चेतक, एरावत, गोरा, ऐसे बहुत सारे। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं क्या, स्थान के नाम पर भारत विशेष है, भारत, जापान विशेष, श्रीलंका, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, ये सारे ऐसे आते हैं। सारे नगरों गांवों के नाम के अंतर्गत ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर सारी नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये विशेष है। नदियां तो है लेकिन नदियों में खास विशेष क्या है, देश तो है लेकिन खास देश कौन कौन से हैं, घोड़े हैं, प्राणी तो है लेकिन उनमें से खास क्या क्या चीजें, राम, रहीम, व्यक्ति तो है, व्यक्ति पूरा समुदाय है लेकिन उसमें खास विशेष क्या है, तो विशेष के अंतर्गत अपन व्यक्तिवाचक को रखते हैं अपन। जैसे नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, भाषा के नाम, लिपि के नाम, महल के नाम, मीनार के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पंखों का नाम, पंखा फैन, फैनों के नाम। फिर उसके बाद घी का नाम, कौन सा घी है, शरद है, अमूल है, नोवा है, ऐसा ऐसा फलाना ढिगड़ा पोसड़ा जो भी है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप समझ गए हो, विशेष नाम जहाँ पर आते ही अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ये ध्यान रखा। कभी कभी क्या आ जाता है कि बताइए हिमालय कौन सी संज्ञा है, तो फिर क्या करोगे अपन, अब पहाड़ों के नाम जो भी है, हिमालय है, एवरेस्ट है, ये सब भी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अपन फटाक से देख के जातिवाचक संज्ञा में कर देते हैं। क्यों, पहाड़ों के लिए थोड़ी पूछा है, पूरी जाति के लिए थोड़ी पूछा है, केवल उन्होंने पूछा है पहाड़ केवल कौन सा, हिमालय पहाड़, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। घी के बारे में पूछा, अपने को पता है कि घी तो संज्ञा है, तो घी का नाम आ गया घी, तो लगाओ संज्ञा, नहीं संज्ञा तो है, वापिस कौन सी संज्ञा है, तो उसमें से वापिस व्यक्तिवाचक नहीं होगी, वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगी, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सेकंड टॉपिक आता है हमारा जातिवाचक। अब जातिवाचक संज्ञा जो है, ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा से वस्तु, प्राणी, जाति का बोध होता हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, जो भी हो, उसके द्वारा जिस संज्ञा से अपने को बहुत बड़े समुदाय का, बहुत बड़ी जाति का बोध होता हो, उसके अंतर्गत अपन इसको रखेंगे, इसको जातिवाचक संज्ञा को। अब जातिवाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण मैंने दे रखा है यहाँ पर। मनुष्य, सारे मनुष्य आ गए, पूरी एक जाति है, समूह है। लड़की, लड़की का नाम नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं तो बहुत सारी लड़कियों का समूह आ गया। सभा, सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं बैठता है, कौन सी सभा है, लोगों की सभा है, मनुष्यों की सभा है, किसकी सभा है, सारी चीजें, विद्वानों की, मूर्खों की, सब सभाएं करना। जैसे ही नाम आ जाता है, नाम विशेष आ जाता है तो वो इसके अंतर्गत चला जाता है। लेकिन सभा है, सभा एक प्रकार का समूह है तो वो जातिवाचक। घोड़ा, बहुत सारे घोड़े, कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन घोड़ा चेतक आते ही व्यक्तिवाचक में चला गया और घोड़ा अकेला नाम आते ही हमारे लिए जातिवाचक के अंतर्गत आ गया। फिर अपन आते हैं पुस्तक। अपन को बताया गया यार पुस्तक, रामायण, महाभारत, अगर ऐसा आते ही तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन केवल पुस्तक आया तो पुस्तकों का पूरा समूह है, वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार पंखा में भी बताया, फैन, उषा, ओरिएंट, अगर नाम आता है तो व्यक्ति में चला जाएगा। दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी, बकरे का, ऊंट का, ये सब आते हैं, इस प्रकार से आ जाते हैं। केवल दूध है तो वो जातिवाचक। और घी आपको अभी पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। फिर आता है पहाड़, पहाड़ बहुत सारी जाति के अंतर्गत आता है। नदी बहुत सारी, सागर सारे जाति के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ मैंने पहले वाले टॉपिक में बताया था कि एक तो बताया था द्रव्य, जातिवाचक के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक तो द्रव्य आता है और एक समूह आता है। समूह और दूसरा द्रव्य, ये दो चीजें इस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखी जाती है। अब देखो, द्रव्य आ गया घी, ठीक है ना,
समूह आ गया पुस्तक, ये सब इसमें आ गए। इस वजह से इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। जिसमें समूह का बोध होता है वो समूहवाचक जाति में ही बताया गया है, और जिसमें द्रव्य का बोध होता है, पदार्थ होते हैं सोना चांदी पीतल लकड़ी, ये सारे चीजें वो जातिवाचक के अंतर्गत आता है। फिर तीसरी संज्ञा के बाद में बात करते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। किसी भाव अथवा गुण अथवा दशा का बोध हो, कोई दशा हो, कोई गुण हो, कोई भाव हो, उसका अपने को बोध होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आएगा हमारे लिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब भाव सुख है, दुख है, बचपन है, सुंदरता है, ममता है, लड़ाई है, प्रेम है, दुश्मनी है, ये सब भाव हमारे भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें भी अपन देख लें, किसी विशेष व्यक्ति के लिए अगर कोई भाव बताई गई हो, कि महात्मा गांधी विशेष व्यक्ति है, उनके लिए कोई भाव बताया गया हो, चुनाव है, बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है, प्रार्थना करना है, लोगों के लिए दुआएं करनी है, फिर दया है, घृणा है, ये इस प्रकार से क्रोध है, ये सब हमारे लिए भाववाचक के अंतर्गत आते रहते हैं। तो आज के लिए मैंने आपके सामने विकारी शब्द रखा। क्या है विकारी, अविकारी, अव्यय क्या है, किसका नाम है, फिर परिभाषा किस आधार पर अपने को याद करना है, कैसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने छोटा छोटा मोटा मोटा रूप मैंने आपको बताया। केवल आज अविकारी शब्द के अंतर्गत आपके लिए इतना ही। मैं आज्ञा लेता हूँ। अगर कोई इसमें आपको संशोधन है, इसमें कोई समस्या या कोई आपको गलती दिखे, तो आप बिना झिझक के इस कमेंट्स बॉक्स में जाएं और अपने भाव अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ संसाधनों की कमी की वजह से लॉकडाउन जल्दी अंदेशा नहीं था ऐसा कि ऐसा बहुत बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा और हमारे सामने भीषण समस्या आ जाएगी। अगर ऐसा पूर्वानुमान होता है तो मैं बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड को लेके आपके सामने आता, लेकिन अभी सारे संसाधन को जुटाएं बड़ी समस्या के साथ में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैटर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इसमें भी आपको कोई समस्या हो तो मुझे थोड़ा आप झेलना और आगे के वीडियो को इसी प्रकार देखते रहना। जय हिंद, जय भारत।